जैसे तैसे कट रही है फरवरी, लेकिन आगे कैसे गुजरेगा ये वक्त, लगता है जलता सूरज अब धरती पर ही आ जाएगा। इस बार जमीन पर उतरेगा सूरज, ऐसा लग रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, महीना भले ही फरवरी का हो, लेकिन गर्मी का मार्च शुरू हो गया है। यानी कि अभी से ये गर्मी अपना पारा दिखाने लगी है और पारा दिन ब दिन चढ़ता चला जा रहा है। क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर राज्य गर्मी की तपिश से झुलस रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ आदित्य राव और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में जहां 40 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान, वहीं राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा की तो बात ही छोड़ दीजिए। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी से हाल बेहाल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और अस्पतालों में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर्स लगातार लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं और दूसरी ओर राजस्थान में कई हिस्सों में गर्मी जला देने वाले हालात पैदा कर रही है। कई इलाकों में फरवरी के महीने में ही गर्मी साल का सबसे पुराना रिकॉर्ड, कई सालों का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। और बाजार की बात करें तो गर्मी बढ़ने के साथ साथ फ्रिज, कूलर, एसी जैसी ज़रूरतों की डिमांड में भी उछाल देखने को मिल रहा है। इस बार गर्मी से झुलसने की तैयारी में है सब कोई। और तो चलिए बात कर लेते हैं इसी मुद्दे पर। चर्चा आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है हमारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ। पहले गेस्ट मौजूद है हमारे साथ जो उनसे हम बात करने के लिए आपको लेकर चलते हैं। नानावती हॉस्पिटल से मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर हेमलता अरोरा इस वक्त। नमस्कार डॉक्टर हेमलता अरोरा, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस तरह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है, उत्तर भारत में करीब 100 साल बाद फरवरी में औसत तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया है और वैसे ही 22-23 डिग्री रहता है ये तापमान। 5 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है ये तापमान। तो इस हीट वेव को लेकर आपका क्या नजरिया है और क्या कुछ कारण लग रहे हैं आपको इसके पीछे? हीट वेव के कारण दैट वो तो मैं नहीं बता सकूंगी कि हीट वेव का क्या कारण है, लेकिन हीट वेव के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो थोड़ा मैं बता सकती हूँ बिकॉज अभी फरवरी के महीने में अगर इतनी ज्यादा गर्मी है तो वी कैन इमेजिन कि मार्च, अप्रैल और मई स्पेशली में क्या होने वाला है। अगर ऐसा ही हमारा क्लाइमेट रहा एंड इतनी हीट रही तो हम तो अभी बॉम्बे में हैं, बट दिल्ली वगैरह ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारा हीट स्ट्रोक्स, डायरियल इलनेसेस, थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन के सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सब देखने को मिलेंगे। बॉम्बे में भी हीट बहुत ज्यादा हो रही है। हीट की सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो एकदम कोल्ड जो फरवरी के फर्स्ट वीक में था और एकदम हॉट अभी हो रहा है, उसकी वजह से काफी वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ के देखने को मिल रही हैं। डायरिया तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फूड रिलेटेड इन्फेक्शंस काफी हो जाती हैं। तो एंड एलर्जीज का भी मौसम अभी भी है, बहुत ज्यादा एलर्जीज हो रही हैं। थ्रोट इन्फेक्शंस, राइनाइटिस, नाक की एलर्जी सब देखने को मिल रही हैं। तो अभी तो इट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ जो छोटी छोटी इलनेसेस हैं बट बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती हैं। जी, अगला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, जब इस तरीके की गर्मी बढ़ती है तो अमूमन लोगों को चूंकि आदत नहीं होती है फरवरी के महीने में इस तरीके की गर्मी झेलने की, तो क्या लगता है आपको कुछ राइज होता है जो बीमारियों का, और उसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? हमें ऑलवेज बाहर के जो वेदर है या क्लाइमेट है उसके चेंज के मुताबिक अपने तौर तरीके चेंज करने हैं। अपना यूज ऑफ जो स्पेशली वाटर एंड फूड के तहत जो हमको केयर लेना है कि अगर सपोज बाहर बहुत ज्यादा गर्म है और बाहर घूम रहे हैं तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ में ही आपको अपने आप को वी वांट टू मेक श्योर कि हमें जो एलर्जीज है, जो सीजनल एलर्जीज है वो जल्दी आ जाएंगी। पोलन रिलेटेड एलर्जीज है तो जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जो कुछ बहुत लोग नेजल स्प्रेज वगैरह यूज करते हैं तो वो अपने साथ में रखें और यूज करें। किसी को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है तो उनके प्रिकॉशंस वो लें। फूड के मामले में क्योंकि जैसे जल्दी से गर्मी हो जाती है तो फूड स्पॉइल होने का
चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फूड को अच्छे से रेफ्रिजरेट करें, जैसे ही प्रिपेयर करें रेफ्रिजरेट करें, स्पॉइल्ड फूड ना इस्तेमाल करें। एंड आजकल जो बाहर से सब ऑर्डर करते हैं या फिर बाहर से मंगा के फूड लेते हैं, तो उनमें से थोड़ी सी केयरफुल रहें। सैलड्स वगैरह जो अनकुक्ड रहती हैं, तो उन चीजों के मामले में एकदम केयरफुल रहें। तो ये प्रिकॉशंस तो हमको लेनी ही है। प्लस ऑफ कोर्स हाइड्रेशन, कवर अप, जो अगर हम सन ग्लेयर्स नहीं पहनते, आंखों के प्रोटेक्ट करें, सर के ऊपर कुछ तो हैट या कवर ले जब हम बाहर घूम रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस, इन सब से अपने हाइड्रेशन थोड़ी बनी रहेगी, हीट स्ट्रोक से हम बचेंगे। जी धन्यवाद। चलिए अगले गेस्ट की ओर हम चलते हैं। स्वागत करते हैं स्टालिन दयानंद, जो कि डायरेक्टर हैं वन शक्ति के। आपसे जानना चाहेंगे हम कि जो गर्मी इस वक्त बढ़ती जा रही है, इसके मद्देनजर आप लोगों ने क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए हुए हैं? इस वक्त आप लोग किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? जी, प्रिकॉशंस तो हमको जो रेगुलर जो होते हैं, कैप्स पहनो या फिर छतरी यूज करो, इस तरीके के काम कर रहे हैं। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म ऐसा कोई इलाज है ही नहीं अभी, क्योंकि ये तापमान जो है वो हर साल बढ़ता रहेगा। और इस साल में तो आपको सरकार बताती नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपके पास बैरोमीटर है, आप खुद जाकर के चेक कर सकते हैं, 40 डिग्री के ऊपर जाएगा मुंबई इस साल में। आप लिख लीजिए इस बात को। और सरकार आपको कभी नहीं बताएगी। हमेशा ये कहा जाता है कि 38 के अंदर ही रखने की कोशिश करती है, लेकिन आप खुद चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा 40 डिग्री के आगे चला जाएगा इस साल। जी, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है तापमान इस साल, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर चले जाता है, तो जैसे कि बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मदद आप कर रहे होते हैं, तो अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस मद्देनजर आपकी क्या तैयारियां हैं इस वक्त? जी, हमारा जो अगर रिलीफ वर्क होता है, अगर कोई जगह में मान लो स्कूल्स में जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम आउटडोर में नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है जल्दी से। और जो आउटडोर एक्टिविटीज है उसको कम से कम में रखा जाता है। और जितना हो सके पेड़ों का छांव में अगर प्रोग्राम्स करना है तो वो उसका यूज करते हैं। लेकिन पेड़ों की भी जो हालत है वो बहुत खराब है मुंबई में। पेड़ तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं मुंबई शहर के अंदर। और जो मुंबई का अगर आप देखें तापमान का बात जो आप कह रहे हैं, तो हर रास्ता अब कंक्रीट हो गया है। और कंक्रीट से क्या होता है, और गर्मी पैदा होता है। और पेड़ है ही नहीं रोड के साइड में, तो ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। प्रिकॉशन जैसा हम एक्चुअली कुछ नहीं, जैसा अभी अभी जो दूसरे हमारे सह प्रवक्ता थे उन्होंने कहा, जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि आपको पानी ज्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, आपको खाना ठीक से खाना पड़ेगा, और जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटी कम करना पड़ेगा आपको। और ये आने वाले सालों में और खराब होता जाएगा। लेकिन इस साल में जैसा आपने ये शो में लिया है ये इस मुद्दे को या पकड़ के रखिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 40 डिग्री के ऊपर जाएगा। और मुंबई में कभी भी 40 डिग्री ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुआ है। कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन वो बताते नहीं है आपको। जी, मैं अगला सवाल हेमलता अरोड़ा जी से पूछना चाहता हूं। आपने ज़रूर बताया कि किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लेकिन इससे पहले जब सर्दी थी तो जनरली जो डॉक्टरों की तरफ से सलाह आ रही थी वो ये थी कि सुबह के समय में जल्दी ना निकलें। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि जो लोग पर्सनल एक्सरसाइज करते हैं सुबह, वहाँ पर किस तरीके की अब दिनचर्या होनी चाहिए? क्योंकि जैसा कि समझ में आ रहा है कि इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो हर साल दर साल फेस करनी पड़ेगी, लेकिन खुद को कैसे तैयार रखें? वेल डायरेक्ट सी, जैसे जैसे अपना क्लाइमेट एकदम तेजी से डिफरेंट होता जा रहा है एवरी ईयर। आई मीन बॉम्बे में हमने ऐसी स्मॉग, ऐसी फॉग या स्मोक तो कभी पहले देखी भी नहीं थी। पिछले एटलीस्ट 12 साल जो मैं यहाँ पे हूँ मैंने देखी नहीं है। अभी इस साल हमें पिछले 3 महीने से तो एक्चुअली विजिबिलिटी इतनी खराब हो गई है, तो वी हैव हैड टू अडेप्ट। हमको अडेप्ट करना पड़ा कि हम एयर प्यूरिफायर्स यूज कर रहे हैं ऐसा। तो सिमिलरली जब हम एक्सरसाइज करने निकलते हैं, सुबह सुबह हमको नहीं निकलनी चाहिए थी क्योंकि वो स्मोक बहुत ज्यादा था, ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। बट लेकिन अब ऐसा है कि धूप निकल ही रही है सुबह, और उसके बाद बाय द टाइम 9 o'clock 8 साढ़े 8 के तक बजे तक बहुत ज्यादा कड़क धूप हो जाती है। तो उसमें डिहाइड्रेशन होने का या फिर हीट स्ट्रोक होने का, नोजिया, ये सब सारे होने का बहुत चांसेस रहता है। उस टाइम हम इतना बाहर तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते
पाते। तो सबको अंदर या जिम्स में एक्सरसाइज करने की सुविधा भी नहीं रहती। तो बेटर है कि थोड़ा अर्ली या फिर लेट इवनिंग में जब सूरज के डूबने के बाद हम एक्सरसाइज करें तो वो शायद बेहतर होगा, अगर आउटडोर एक्सरसाइजेस करना है तो। वरना आई मीन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड योगा जो करना है वो इंडोर भी हो सकता है, एटलीस्ट धूप के बिना, एटलीस्ट छत के छांव में हो सकता है। तो दीज आर द एक्सरसाइज प्रिकॉशंस। अभी तो फूड एंड वाटर तो हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो दीज आर द वेरियस प्रिकॉशंस। आई मीन एवरी डे, एवरी क्वार्टर ऑफ ईयर हमको लग रहा है हमको न्यू प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे एवरी क्वार्टर। अभी मानसून का तो आना बाकी है, उसके पहले तो द समर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट, बहुत बहुत ज्यादा हॉट रहने वाला है लगता है। हेमलता जी, आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। मेरा अगला सवाल AQI को लेकर भी था, जो कि लगातार आपने डेटा देखा ही होगा, और जिस तरीके से खासकर मुंबई में भी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी चिंताजनक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं ये समझना चाहता हूँ, आम धारणा ये है, और चूंकि आप इस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करती हैं, कि जब सर्दियां होती हैं तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। अब गर्मियां हैं तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा चिंता की बात नहीं है क्या? इस मिथ को आप कैसे तोड़ना चाहेंगे? आई डोंट थिंक ऐसा है। एयर क्वालिटी होती है तो हम पार्टिकुलेट मैटर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। सर्दी होती है तो ऑफ कोर्स तो थोड़ा सा सेटल डाउन ज्यादा करती है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, तो वाटर वेपर और पार्टिकुलेट मैटर सब मिलके थिक स्मोक जैसा बन के, स्मॉग जैसे दिल्ली में होता है वैसा बन के हमें ज्यादा इफेक्ट करती है। विजिबिलिटी तो ऑफ कोर्स कम होती है, बट लंग्स भी अफेक्ट होते हैं, एलर्जीज बढ़ती हैं, वायरल इन्फेक्शन बढ़ती हैं वगैरह। बट पार्टिकुलेट मैटर जब तक है, वो पोल्यूटेंट्स जो हैं, तो हम जब तक वो ब्रीथ कर रहे हैं वो हमें तो अफेक्ट तो कर रही है। लॉन्ग टर्म जो लंग इफेक्ट्स, लंग कंडीशंस होती हैं, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस, ये सारी तो आई मीन होती ही हैं। वो उनका तो वेदर इट इज गर्म है या ठंडा है उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे मोटे जो वायरल इन्फेक्शंस है वो शायद थोड़े कम होंगे। आई थिंक जो AQI है वो तो अपने क्लाइमेट से चेंज होगा। गर्मी सर्दी से आई प्रोबेबली डोंट थिंक, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर से चेंज होगा। उसके जो पोल्यूटेंट के इफेक्ट्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस एंड इन चीजों के इफेक्ट्स हैं वो थोड़े चेंज होंगे। अभी they will be little bit less and heat stroke and dehydration थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगला सवाल मेरा दयानंद जी से है। आपने जैसी स्थिति है वो तो सबके सामने है, IMD का जो भी फोरकास्ट वार्निंग है वो भी हमारे सामने है, लेकिन क्या आपकी सरकार से कोई बातचीत, गुहार, कोई ऐसा कदम लेने पर बातचीत हुई है या फिर आप करने वाले हैं? इस पर आप बता सकते हैं कुछ? देखिए, हम सरकार से तो लिखते ही हैं इसके ऊपर, सरकार से कोशिश करते हैं कि कुछ करें, लेकिन अगर सरकार का जो रवैया है वो इस तरीके का होता है कि बस नजरअंदाज करो, लोग अपना अपना देख लेंगे। अगर आप देखें, इस गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो बच्चे हैं जो 8 साल से लेकर 14 साल की उम्र में, यानी जो सवेरे 7 बजे स्कूल में जाते हैं और जो 1 बजे तक स्कूल में रहते हैं, उनका खेलना तो करीब करीब बंद हो गया। 10 बजे तो प्लेग्राउंड में भी नहीं जा सकते, वो इतना गर्म हो जाता है। और ये जो एक टेंडेंसी है गवर्नमेंट का कि इग्नोर करो, लोग अपना अपना देख लेंगे, इस वजह से मुंबई का खस्ता हालत रहेगा और ये तकलीफ बढ़ता रहेगा। जी धन्यवाद। चलिए, हमारे तीसरे गेस्ट आज जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, मृत्युंजय महापात्रा जी, डायरेक्टर जनरल हैं जो कि IMD के। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में, खास पेशकश में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि बढ़ती हुई गर्मी से क्या कुछ नुकसान होने की संभावनाएं हैं और क्या कुछ खतरे बने हुए हैं लोगों के लिए। तो मृत्युंजय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से गर्मी का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिस तरह से पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका क्या फोरकास्ट है इसको लेकर कि इस साल गर्मी का ये पैटर्न और कितने रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है या और कितने टेम्परेचर्स राइज हम देख सकते हैं इसमें? धन्यवाद। मैं आपको ये बोल के रखूं कि लास्ट 1 वीक में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे हिस्से में टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है सौराष्ट्र का चेरिया गुजरात में, और वहाँ लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा है, और ये 8 डिग्री सेल्सियस एबोव नॉर्मल है। और इसका वजह यही रहा कि एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर केंद्रीभूत है, और इसके वजह से
डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है एयर का। जब एयर का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तब एयर कंप्रेस्ड होते हुए टेम्परेचर राइज होता है, और ये इसलिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज गुजरात एरिया में हो रहा है। और एक एंटीसाइक्लोन के साथ विंड क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो वहां से हीट एडवेक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है वहां से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, और इसकी वजह से अप टू पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश भी टेम्परेचर एबो नॉर्मल है। डे टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ, नाइट टेम्परेचर नियर नॉर्मल, स्लाइटली एबो नॉर्मल कहाँ है। और इसके बाद जब महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में ये एंटीसाइक्लोन की वजह से विंड्स लैंड से सी की तरफ मूव कर रहा है। यूजुअली जैसे मुंबई कोस्ट आप देखें, यूजुअली आपका विंड प्रिवेल करता है सी से लैंड की तरफ आफ्टरनून टाइम पर, मगर बिकॉज ऑफ दिस एंटीसाइक्लोन सर्कुलेशन लैंड ब्रीज डोमिनेट कर रहा है, इसलिए वहां भी टेम्परेचर राइज हो रहा है। कल 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है सांता क्रूज एरिया में। और ये जो सिस्टम है अभी, हमारा उम्मीद है कि कल तक रहेगा, और कल से ये थोड़ा वीक हो सकता है और अरेबियन सी की तरफ मूव कर सकता है। फिर भी सी ब्रीज यहाँ एक्सटेंड करेगा महाराष्ट्र कोस्ट में, और जो टेम्परेचर अभी 8 डिग्री सेल्सियस लगभग एबो नॉर्मल है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में कुछ हिस्सा में, वहां से थोड़ा सा राहत मिलने का है। मगर इसका ट्रेंड मैं आपको बताना रखूं कि जब फरवरी महीना का पहला दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर वो नॉर्मल रहेगा इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो इसका मतलब यही था कि ज्यादातर दिन टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। सो यही हम देखने को मिल रहा है। मगर जो सीजनल फोरकास्ट है, आने वाले दिन में क्या होने वाला है, जैसे मार्च महीने में क्या होगा, इसका पूर्वानुमान फरवरी एंड में नहीं तो मार्च पहला दिन में जारी किया जाएगा। उस वक्त भी हम मार्च अप्रैल मई ये 3 महीना का जो समर सीजन है, वो समर सीजन में टेम्परेचर कैसे रहेगा, हीट वेव कंडीशन कैसे होगा, इसका भी पूर्वानुमान किया जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मीन्स पास्ट 100 ईयर्स का डाटा देखें, तो वो डाटा से पता चलता है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इंडिया में भी यह दिखाई दे रहा है। और इंडिया में जो 4 सीजन है, मानसून सीजन, प्री मानसून सीजन, पोस्ट मानसून सीजन और विंटर सीजन। विंटर सीजन जनवरी फरवरी को बोला जाता है। विंटर सीजन में सबसे ज्यादा राइज हो रहा है टेम्परेचर, यानी जनवरी फरवरी का आप मीन टेम्परेचर लेंगे वो ज्यादा राइज हो रहा है, लगभग 0.78 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है पास्ट 100 ईयर्स के अंदर, जबकि मानसून सीजन में 0.34 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपको लगता है कि विंटर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, ये ट्रू है। मगर आपसे एक बात और जानना चाहूंगा मैं कि हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं कि विंटर सीजन में हम टेम्परेचर्स ज़्यादा राइज हो रहे हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्रदूषण का भी इसमें एक फैक्टर है, एक रोल प्ले कर रहा है प्रदूषण भी, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि तमाम बड़े शहरों में AQI लेवल्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्मॉग काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है अब हमें बड़े शहरों में। तो इसका क्या रोल है इस वक्त टेम्परेचर लेवल्स को बढ़ाने के प्रति? नहीं, उसका रिलेशनशिप बहुत ट्रिकी होता है। जब डीप विंटर था तब आपने देखा होगा कि फॉग वगैरह डेवलप करते हैं, तब आपका टेम्परेचर वेरिएशंस इसके साथ डिफरेंट होता है। जब फॉग वगैरह नहीं होता है, वेरिएशंस डिफरेंट होता है। सो इसका ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप आप नहीं बोल पाएंगे टेम्परेचर राइज के साथ, एयर पोल्यूशन राइज के साथ। मगर एयर पोल्यूशन की वजह से जब आपका फॉग वगैरह हो जाता है, फिर तो आपका डे टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि दिन भर स्मोगी रहता है, नहीं तो हेजी रहता है, सो डे टेम्परेचर कम होता है। जब क्लियर स्काई कंडीशन होता है, जैसे फॉग वगैरह नहीं है, तब डे टेम्परेचर राइज हो जाता है जैसे। मगर बड़ा भूमिका इसमें रहता है कि जो वेदर सिस्टम जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है, इसमें बारिश होता है, सो डे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इस बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इतना एक्टिव नहीं रहा, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो रेनफॉल है ऑल इंडिया डेफिशिएंट रहा है। फरवरी महीने में अभी देखें 28% डेफिशिएंट है अभी फॉर कंट्री एज ए होल। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्लेन एरिया देखें, सेंट्रल इंडिया का प्लेन एरिया देखें, वो सभी डेफिशिएंट है रेनफॉल। सो डेफिशिएंट रेनफॉल के वजह से भी राइज हो रहा है टेम्परेचर। अब सॉइल भी मॉइस्चर कम हो रहा है। और I will tell rather Western disturbances or weather systems are more responsible than
the localized air pollutions. महापात्र जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आप जैसे जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो थोड़ा राइज हुआ है जनवरी में और फरवरी में, खासकर सर्दी में, लेकिन इससे ये लॉजिकल डिडक्शन नहीं निकाल सकते हैं कि इस साल गर्मी भी ज़्यादा होने वाली है, या वो डिपेंड करती है? हाँ, ये आपने सही बताया। इसमें कोई लॉजिकली आप ये डिराइव नहीं कर सकते हैं कि इस बार फरवरी जरा गर्म है तो इस बार फिर अप्रैल में भी गर्म रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, और इसका पूर्वानुमान हम देंगे, और पूर्वानुमान फरवरी एंड पे नहीं तो मार्च फर्स्ट में इशू होगा। डॉक्टर महापात्रा, आपसे एक बात और भी जानना चाहूंगा कि हर साल जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि गर्मी बहुत बढ़ती है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उस वक्त सरकार की तरफ से कई एडवाइजरीज आती हैं कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए या पर्यावरण की ओर कुछ कदम उठाने चाहिए। ये एडवाइजरीज के तौर पर ही आती हैं, पर अब क्योंकि हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर प्रदूषण, गर्मी या ठंडी जो भी हो रहा है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि सरकार को एडवाइजरीज जारी करने की बजाय नियम बनाकर उन्हें जारी कर देना चाहिए और इन नियमों पर प्रतिबद्ध कर देना चाहिए सबको, उनका पालन करने के लिए? आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज होता है। पहला इशू होता है कि साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंस से जुड़े हुए हैं। हमारा काम होता है कि ये बताना कि क्या हो रहा है, टू डिटेक्ट द चेंजेस। चेंज डिटेक्ट हो रहा है तो इसको एट्रीब्यूट करना, whether it is because of the greenhouse gases, whether it is because of the global warming or not। ये है साइंस पार्ट। ये साइंस पार्ट जब हो जाते हैं तो अकॉर्डिंगली पॉलिसी प्लानिंग डेवलप होता है। आपको पता है ग्लोबल पॉलिसी भी है, इंटरनेशनल पॉलिसी, जिसके साथ नेशनल पॉलिसी भी, प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी है। और सेकंड होता है कि एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। ये सभी लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन होता है, मीडियम टर्म में होता है, और शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन भी होता है। हमारा जो काम है, जैसे हम इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज होता है इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी भी कम हो जाता है, यानी किसी चीज को प्रेडिक्ट करना का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। इसको देखते हुए हम हमारा प्रेडिक्टिव सिस्टम, प्रेडिक्शन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। प्रेडिक्शन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जर्वेशनल सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे हम अच्छा लीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ हम पूर्वानुमान दें सीवियर वेदर की, इसको लोग यूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी यूज कर सकते हैं। जो आपने जो पॉलिसी प्लान एडाप्टेशन मिटिगेशन की बात किया, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनजीओस एंड बहुत सारे एजेंसीज जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर काम भी चल रहा है। इसको कैसे त्वरान्वित करना है, ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें हम प्रशमित कर सकते हैं जो रेट में टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो टारगेट रखा गया कि कार्बन नेट जीरो के हिसाब से हम टेम्परेचर को मिनिमाइज किया जाए, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहे, कि 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहे, वो सभी के लिए सभी पदक्षेप जो स्टेक होल्डर्स है वो लोग ले रहे हैं, वो लेना चाहिए। मगर हमारा ये है कि हम कैसे अर्ली वार्निंग को इम्प्रूव करें। ये भी एक एडाप्टेशन प्रोसेस है कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारा अर्ली वार्निंग को एडाप्ट किया जाए इस ढंग से, जैसे कि हम अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, हायर एक्यूरेसी के साथ लोगों के पास इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके साथ और एक हम किए हैं जिसको इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट इम्प्रूव किया है, जैसे कि सभी को वेदर के प्रभाव में क्या होगा इसका भी पूर्वानुमान किया जाए। और तीसरा है कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, सभी के पास अर्ली वार्निंग पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप जानकर खुश होंगे, इंडिया में अर्ली वार्निंग सभी जगह में लगभग 80% लोगों को पहुंच जाता है, मगर ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ 60% लोगों को भी अर्ली वार्निंग नहीं पहुंच पाता है। पर फिर स्कोप है कैसे हम अर्ली वार्निंग सभी लोगों के पास पहुंचे टाइम पर, और अर्ली एक्शन हो जाए, जैसे हम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को मिनिमाइज करें। डॉक्टर महापात्रा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास एक काफ़ी उम्दा पैनल इस वक्त मौजूद है हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ डॉक्टर हेमलता अरोड़ा भी मौजूद हैं इस वक्त। उनसे भी हम बात कर लेते हैं इस बारे में। डॉक्टर अरोड़ा,
आपसे अभी तक जो बातें निकल कर आई और अभी डॉक्टर महापात्रा ने भी जो कुछ हमें बताया उसके मद्देनजर अगर हम बात करें कि ये जो तापमान बढ़ता जा रहा है, आगे लू का भी खतरा बनेगा, तो अगर ये लू का जो खतरा बनेगा और मुंबई जैसे शहरों में जहां पर लोग अक्सर लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, जहां पर काफी एक्सपोज्ड होते हैं लोग धूप में और लू के साथ में, तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि किस तरह के निजी लेवल पर किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं आम लोग? मेनली जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो तो हाइड्रेशन, मतलब जितना हम पानी पी सकते हैं, पानी लिक्विड पदार्थ ले सकते हैं, एंड काइंड ऑफ ड्रेस, ताकि हम अपने सर को कवर कर सके, आईज को प्रोटेक्ट कर सके, एंड ओवरऑल जैसे नॉर्थ इंडिया में कहते हैं लूज एंड लाइट कलर के कपड़े और लाइट का काइंड ऑफ फैब्रिक हम यूज करें, ताकि हम टाइट वगैरह कपड़े ना पहने, डार्क हैवी वुलन कपड़े बिल्कुल ना पहने। तो ये हम पर्सनल हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एंड सेकेंड इज टाइम, जो हम धूप में बाहर जाते हैं, बाइक्स पे कितने सारे लोग फील्ड पे जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, मार्केटिंग के ये होते हैं, डिलीवरी ये बॉयज एंड गर्ल्स होती हैं जो हमेशा दे आर आउट एंड अबाउट दिन में, तो ये थोड़ा कम करके अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा, लेट इवनिंग में या धूप सूरज के डूबने के बाद ज्यादा ये काम करें, और दिन में जो मेन धूप रहती है, कड़क धूप रहती है, तो उस टाइम इंडोर काम करने की कोशिश करें, आई मीन एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो ये हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मेनली हाइड्रेशन एंड क्लोथिंग पे ध्यान में। जी, एक और सवाल मैं दयानंद जी से पूछना चाहूँगा कि अब जैसे कि हमें अभी आईएमडी से भी पता चला है कि अब अगली जो फोरकास्ट होगी उसमें पता चलेगा कि किस तरीके का तापमान गर्मियों में रह सकता है, क्या अभी का जैसे टेम्परेचर राइज हुआ है नहीं कि गर्मियों में होगा कि नहीं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि किस तरीके के आपको लगता है कि अभी भी हमारे सिस्टम में तैयारी की चूक है और कहाँ पर ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर हम और सुदृढ़ हो सकते हैं? जी, उन्होंने हमारे आईएमडी के महापात्रा साहब ने जो बताया कि 8 डिग्री का फर्क है, 8 डिग्रीज इज नॉट ए स्मॉल नंबर, और उसको कोप करना बहुत ही नामुमकिन के बराबर ही हो गया है। और आपने जो कहा कि सरकार को पहली बात तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, कुछ गर्मी ज्यादा हो गया है और हमें कुछ हेल्प कुदरत से भी लेना चाहिए। जैसे पेड़ों के हमने बात की, मुंबई शहर में हर रोज सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं, सैकड़ों, और ये कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि हर जो काम चल रहा है आज मुंबई शहर में विकास के नाम पे, उसका मतलब है कि कंक्रीट और बढ़ाते जाओ। तो जितना आप कंक्रीट करते हो उतना हीट और जनरेट होता रहेगा और उतना ट्रैप हो जाता है। और मुंबई शहर इतना एक क्या बोलते हैं, डेंस पॉपुलेशन के अंदर है और बिल्डिंग्स भी इतने पास पास है कि हवा भी चलती नहीं है। तो गर्मी जो है वो हीट आइलैंड है, एक टापू बन गया गर्मी का और उसके अंदर ही फंस के रह गया है, और ये हालत बढ़ता जाएगा। अभी इमीडिएटली करना क्या है, उनको जहां जहां उन लोग काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे अगर पानी छिड़केंगे, थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम होगा। जितने पेड़ के निचले जो हिस्से होते हैं, लोअर ब्रांचेस जो बोलते हैं, रोड पे जो होते हैं, उसको ना काटे। अगर आप देखें मुंबई शहर के सारे पेड़ों के लोअर ब्रांचेस काट दिए गए, यानी जो जमीन से निकलने वाला जो गर्मी है वो पूरा इंसान को क्या बोलते हैं, छांव न होने की वजह से हमें इंसानों को ही वो झेलना पड़ता है। और हम तो खुश, क्या बोलते हैं, हम लकी हैं कि हम जाकर पानी पी सकते हैं। जो जानवर है उनका क्या हालत है, ऐसा तो कोई फ्रेश वाटर का कोई तालाब रखा नहीं है कहीं पे जाके पानी पी ले जानवर। तो हमें जानवरों का भी सोचना पड़ेगा कि उनका भी क्या हालत है। तो सरकार को पहली बात तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, ये समस्या है, और जो नेचुरली जो हम उसको कम कर सकते हैं जितना, उस दिशा में काम कर सकते हैं। जैसा हेमलता जी ने कहा कि टाइमिंग्स एडल्ट्स के लिए तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम स्कूल के बच्चों के लिए क्या करेंगे? उनका क्या स्कूल का टाइमिंग चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो 7 से लेके 1 बजे से लेकर और 1 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो उनका शेड्यूल है उसी हिसाब से वो चलेंगे। तो समस्या से हम भाग नहीं सकते। हाँ, कपड़े, जैसा हमने कहा, कपड़े लूज पहनो, सर पे टोपी पहनो, पानी पीते रहो, इस तरीके का जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब चीजें यानी गरीबों तक भी पहुंचे। और छतरियों का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ बारिश में समय की जरा सी कमी की वजह से माफी चाहूंगा, आपको वहां रोकना होगा मुझे। पर धन्यवाद करता हूं, आपने जो मुद्दे उठाए हैं, जो आपने इस वक्त बताया हमें कि इस पूरी डिबेट में कि क्या पॉइंट्स है जिन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर, किन मुद्दों पर असली फोकस होना चाहिए, और किस तरह से इस गर्मी से हो रही परेशानियों को
हमें सीरियसली लेना चाहिए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर महापात्रा, डॉक्टर अरोड़ा और दयानंद जी का। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद इस खास पेशकश में हमारी स्वदेश विशेष में।